सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भुवनेश भारत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स। ये वीडियो लाने के लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर लीजिए क्योंकि इधर उधर के कामों में थोड़ा सा टाइम नहीं भी मिल पाता है समटाइम, लेकिन मुझे आप लोगों का विशेष ध्यान है, टेंशन वाला। तो देखिए, आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो, नए हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को तो प्रेस कर ही दीजिए। क्यों? ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और नोटिफिकेशन क्यों मिलती रहे? देखिए, हम तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ जून 2022 के लिए, ठीक है। अब जो भी न्यू एस्पिरेंट्स यहाँ पे नए हैं वो इस चैनल के साथ जुड़िए। देखिए, मैं 5 बार पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से नेट क्वालिफाइड हूँ। किस तरह की मेरी तैयारी रही है, किस तरह का मेरी स्ट्रैटेजी रही है, ठीक है, क्या क्या मटेरियल मैंने पढ़ा है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में यहाँ पे 1 बाय 1 वीडियोस के माध्यम से आपको बताते रहूँगा। तो आप लोग जरूर इसके साथ जुड़िए। आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है। क्योंकि प्रीवियस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे जहाँ पे भारतीय संविधान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संविधान की प्रस्तावना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। समटाइम ये कि क्या ये पार्ट है या नहीं है, किसका? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड समटाइम दिस कि क्या इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे बात करेंगे। आप इस चैनल में बने रहें, इस वीडियो में बने रहें, ठीक है। नाउ प्रीएम्बल, ठीक है, हमने कहाँ से लिया ये? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार प्रीएम्बल को जो यूज़ किया। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। दूसरा क्या देखते हैं हम? प्रीएम्बल है क्या? इट्स अ इंट्रोडक्शन, इट्स अ प्रीफेस, इट्स अ समरी और एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको आप यूँ सोचिए कि ये जो है संविधान का एक भूमिका है या एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, या उसका एक सार समझिए, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि इस संविधान में जो है किन किन आदर्शों का प्रयोग किया गया है, राइट। ये सब चीज़ें। नेक्स्ट ये देखते हैं कि भाई N.A. पालखीवाला, ये एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड किसका? संविधान का। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने कही है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किसने ऐसा कहा। नेक्स्ट क्या है? इट्स अ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन सा? जो नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1947 को लाया गया था। तो उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आधार पर ही हमारी प्रीएम्बल को तैयार किया गया है, ठीक है। पहली बार कब अमेंडमेंट इसमें किया गया? 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जो पहली बार इसमें संशोधन किया गया, जिसमें 3 वर्ड ऐड किए गए। देखिए, बहुत डायरेक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये पूछा जाता है कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें कौन से 3 शब्दों को जोड़ा गया है? तो वो है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, राइट। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता। ये 3 शब्द जो हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में ऐड किए गए हैं। ये बहुत डायरेक्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे की वर्ड्स इन प्रीएम्बल, कि हमारे जो प्रीएम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना, उसमें कौन कौन से मुख्य शब्द यूज़ किए गए और उन शब्दों का क्या महत्व है, क्या उनका मतलब है, ठीक है। इसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे आता है सोवरेन, ठीक है। अब सोवरेन का मतलब क्या होता है? देखो, सोवरेन का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न कोई भी देश, ठीक है। सोवरेनिटी का मतलब यहाँ पे सीधा सा ये हमारी प्रीएम्बल में है कि हमारा देश कैसा है। हमारा देश जो है एक प्रभुसत्ता संपन्न देश है, जो ना तो किसी भी तरीके से किसी भारी पावर पे डिपेंड है, ना तो हमारे देश पर किसी भी पावर का ऐसा कोई यहाँ पे कोई डोमिनेशन है, राइट। तो इस तरह से हम जो है इंटरनली और एक्सटर्नली जो है कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हैं, राइट। तो इसका मतलब सॉवरेन है। हमारे पास अपनी सरकार है, अपना कानून है, अपना लॉ है, ठीक है। तो हम जो है सॉवरेन है, और ये हमें पता कहाँ से चलता है? हमारे संविधान की प्रस्तावना से, राइट। सेकंड वन इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या? देखिए, सोशल ओनरशिप, किस चीज़ की? जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के साधन है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी या सोशल ओनरशिप में है वो, ठीक है। उस पर संपूर्ण समाज का हक अधिकार है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी प्राइवेट हैंड्स में या किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में सारे सोर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, लेकिन यहाँ पे जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सब पे किसका हक अधिकार है? वो है सोसाइटी का, ठीक है। दैट इज़ अ सोशलिस्ट। और देखो, हमारे देश सोशलिज्म के भी बहुत अलग अलग तरह के फॉर्म्स होते हैं। जैसे हम एक कम्युनिस्ट सोशलिज्म की बात करें तो कहीं ना कहीं वो जो है सोर्सेज, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनको जो है वो नेशनलाइज करने की बात करते हैं, राष्ट्रीयकरण करने की बात करते हैं। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने ये कहा, देखिए भाई, हमारे पास अपना ही एक तरीके का सोशलिज्म है। हम जब चाहें, हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो है कुछ चीज़ों का राष्ट्रीयकरण कर भी सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब यही है कि हमारे यहाँ पे जो है मिक्सचर रूप है सोशलिज्म का, जिसमें प्राइवेट भी है और कहीं ना कहीं पब्लिक ओनरशिप भी है, ठीक है। अब सोशलिज्म जो वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट आता है सेक्युलर। तो सेक्युलर वर्ड भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में यूज़ किया गया। देखिए, सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि किसी भी धर्म के लोग
लोग, चाहे वो कम है चाहे ज़्यादा है, लेकिन उन सभी धर्मों को जो है इक्वल इम्पोर्टेंस हमारे देश में दी जाती है। हमारे देश का ऐसा कोई अपना कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं, वहाँ पे जैसे इस्लाम उनका राष्ट्रीय धर्म है, हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म सिर्फ एक इंसानियत है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जितने भी धर्मों के लोग हैं, चाहे वो धर्म के लोग जो है माइनॉरिटी में यहाँ पे चाहे मेजोरिटी में, सभी लोगों को जो है इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, सभी रिलीजन्स को जो है इक्वल माना जाता है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, किसी भी तरह से किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं हो, सभी धर्म जो एक तरह है, एक बराबर है। और ये वर्ड भी कब यूज़ किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमारे संविधान की प्रस्तावना में यूज़ किया गया था। तो 3 वर्ड जैसे मैंने बताया कि सोशलिस्ट, सेकुलर और एक वर्ड और आएगा इंटीग्रिटी। तो ये तीनों शब्द जो है कहीं ना कहीं हमारे संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए हैं। वो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये आप याद रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो की वर्ड है जो हमारी प्रीएम्बल में यूज़ किया गया वो है डेमोक्रेटिक। इससे हमें पता चलता है कि हमारा देश की शासन व्यवस्था कैसी है। हमारे देश की वो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ठीक है। देखिए लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। ये डेफिनेशन तो आपने पढ़ी ही होगी, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जो पावर होती है कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में रहती है, बेस्ड ऑन द पीपल सोवरेनिटी। देखिए पॉपुलर सोवरेनिटी, पॉपुलर सोवरेनिटी के यहाँ पे मैंने रूसो लिखा है। देखिए पॉपुलर सोवरेनिटी के फादर कौन है? रूसो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी के ऊपर ये आधारित होते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि पोजेशन ऑफ द सुप्रीम पावर बाय द पीपल। जो सुप्रीम पावर होती है, जो सुप्रीम पॉलिटिकल पावर होती है, वो किसके हाथ में रहती है? लोगों के हाथ में रहती है। लोगों की पावर है ये, ठीक है। अब लोग देखिए कैसे अपनी पावर का यूज़ करते हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? जहाँ पे लोग जो है डायरेक्टली अपनी पावर का यूज़ करते हैं, डायरेक्टली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होकर वो अपनी पावर का यूज़ करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पे पॉपुलेशन आपके पास ज़्यादा है और आप क्या करते हो कि आप अपना एक प्रतिनिधि चुन के, इलेक्ट करके, ठीक है, उसको आगे भेज के उसके माध्यम से आप अपनी पावर का यूज़ करते हैं। हालांकि ये सिर्फ डेफिनेशन में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, बल्कि प्रैक्टिस में ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती हमें कहीं भी। हमारे सिस्टम में ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम रिपब्लिक। रिपब्लिक भी वर्ड भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में यूज़ किया गया। देखिए रिपब्लिक क्यों? रिपब्लिक की एक ऑपोजिट है मोनार्की। देखो मोनार्की क्या है? मोनार्की इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज़ अ किंग और क्वीन। यू नो कि जिसमें जो राज्य का जो हेड होता है वो किंग या क्वीन होता है और वो हेरिडिटरी होता है, ठीक है, वो वंशानुगत होता है, उनके वंश में चलती हुई चीज़ें कि एक अगर किंग बना हुआ है तो वो मरते दम तक किंग रहेगा। उसके बाद जब वो मर जाएगा उसके बाद उसका कोई दूसरा प्रतिनिधि आएगा, उसी की फैमिली का होगा, उसका जो बेटा होगा या बेटी होगी, जो भी होगा वो वैसे चलता रहेगा। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है? देखिए इलेक्टेड हेड, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड हेड होता है। और रिपब्लिक वर्ड हमारे संविधान की प्रस्तावना में यही चीज़ को इंडिकेट करता है कि जी हमारा जो संविधान या हमारा जो देश है, इस देश का जो हेड है, ठीक है, स्टेट का जो हमारा हेड है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे द्वारा जो है इलेक्ट किया हुआ। जैसा हम यूएस के प्रेसिडेंट को देखते हैं, ठीक है, ही इज़ इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, राइट। तो हमारे देश में भी जो राष्ट्रपति है उसको इलेक्ट किया जाता है फॉर द फिक्स टर्म, वो हमेशा के लिए नहीं है जैसे मोनार्की में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारे संविधान की प्रस्तावना से इंडिकेट होती है, ठीक है, जिसको हम गणराज्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास जस्टिस। तो जस्टिस जो है 3 तरह के जस्टिस की बात करता है, जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो प्रीएम्बल में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीति के आधार पर जो है न्याय करने की बात की जाती है, जिसको कहीं ना कहीं किस चीज़ के द्वारा सिक्योर किया जाता है? एक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा, मतलब ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जिसमें हमारे साथ इन तीनों आधारों पर कभी कहीं भी कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। दूसरा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के जरिए भी कई बार कई चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे हमारे लिए ये प्रावधान है कि एटलीस्ट हमारे साथ इस तरह के भेदभाव नहीं किए जाने चाहिए, या सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल पे हमारे साथ जो जस्टिस होना चाहिए। ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, देखिए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? रशियन रेवोल्यूशन 1917 से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये कि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का कॉन्सेप्ट भारत ने कहाँ से लिया? वो रशियन रेवोल्यूशन 1917 से लिया गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं लिबर्टी। तो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। और लिबर्टी देखिए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन 1799 से 1799 तक जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ली थी, वहाँ से 3 कॉन्सेप्ट लिए गए हमारे संविधान की प्रस्तावना में, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व या भातृभाव, ठीक है। तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है? देखिए एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, कि आपके ऊपर किसी भी तरीके से कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि
आपके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आपके ऊपर प्रतिबंध होंगे, लेकिन वो प्रतिबंध तार्किक होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए कि हाँ उसका कोई कारण है उन प्रतिबंधों को लगाने का, ठीक है। तो यहाँ पे लिबर्टी का सीधा सा मतलब ये है कि आपके ऊपर अतार्किक प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो तार्किक प्रतिबंध क्या होते हैं? मान लीजिए कि कोई आदमी है, ठीक है, हम ये बोले कि जी हमें रात को 10-10 12-12 बजे हमें गाना गाने की आदत है, ठीक है, या हमें लिबर्टी कि कहीं भी डीजे स्टार्ट कर दें, तो नहीं भाई, सामने वाले की भी लिबर्टी है, उसको सोना है, ठीक है, उसके पास सोने का अधिकार है, तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो उस वक्त आपके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया जाता है, आपकी लिबर्टी के ऊपर वो जो प्रतिबंध लगाया जाता है, उसी को हम कहते हैं तार्किक प्रतिबंध, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लिबर्टी का मतलब यही नहीं कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, बस खाली प्रतिबंधों का अभाव हो गया। आपको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, ये भी कहीं ना कहीं मेन रिक्वायरमेंट है लिबर्टी की, कि आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपके विकास के लिए जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। अब हमारे संविधान में किस तरह की लिबर्टीज़ को जो है कहीं ना कहीं सिक्योर किया गया, देखिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप थ्रू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के दौरान के थ्रू जो है आपके इन अधिकारों या इन लिबर्टीज़ को जो है कहीं ना कहीं सिक्योर किया गया है, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। तो ये है लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, ठीक है। कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है इक्वालिटी का? ये हमने जैसे पहले भी मैंने बताया कि ये कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है, जो 1789 में हुई थी। इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी वहाँ से लिए गए हैं। तो इक्वालिटी का यहाँ पे सीधा सा मतलब क्या है, देखिए, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, किसके लिए? टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जो है किसी भी प्रकार के कोई विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। प्रोविजन ऑफ द एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे जो है एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ का प्रोविज़न भी करना है फॉर एवरी इंडिविजुअल विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार के भेदभाव के बगैर हर आदमी के लिए यहाँ पे उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए एक एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड करना, ये भी यहाँ पे मुख्य काम बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे संविधान में जो इक्वालिटी की बात की जा रही है, तो इक्वालिटी किस तरह की इक्वालिटी को सिक्योर करती है? सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, तीन तरह की लिबर्टी को, तीन तरह की इक्वालिटी को जो है ये सिक्योर करता है, ठीक है ना। देखिए, कुछ एक आर्टिकल्स हमारे संविधान में जिसमें इक्वालिटी के बारे में बात की, जैसे आर्टिकल 14 से 18 जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, इसमें 14 से 18 तक हमारे साथ समानता की बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 39 लिया मैंने यहाँ पे, देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल है, जिसमें 39 में कहीं ना कहीं मैन और वुमेन के लिए इक्वल वेजेस या इक्वल वर्क की बात की गई है। आर्टिकल 325 देखिए, इसमें क्या क्या कहा जाता है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी बेस पे, किसी भी इंडिविजुअल को जो है इनएलिजिबल या अयोग्य नहीं घोषित कर सकते आप। किस बात के लिए? उसको वोट देने के लिए, मतदाता सूची में उसको शामिल करने के लिए आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। और 326 के, ये तो आपको पता है कि एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे, वयस्क मताधिकार के आधार पे वो लोग जो है इक्वली अपने वोट का प्रयोग करके अपनी सरकार चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो हमारे प्रीम्बल में यूज़ किया गया है। फ्रेटर्निटी वर्ड भी कहीं ना कहीं हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही 1799 की रेवोल्यूशन से ही लिया गया है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना को डेवलप करना। अब इसको सिक्योर करने के लिए क्या किया गया हमारे संविधान के द्वारा? सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान लाया गया कि यहाँ पे जो डबल नागरिकता नहीं है, जैसे कि अमेरिका में है, ठीक है। अब वहाँ पे पहले इंसान, जैसे कोई भी वहाँ का नागरिक है, वो पहले उस पर्टिकुलर स्टेट का जहाँ पे वो रहता है, ठीक है, रेजाइड करता है, उसके बाद वो उस कंट्री का भी नागरिक है अलग से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। हम अपने देश के किसी भी कोने में रहे, किसी भी स्टेट में रहें, लेकिन हमारी नागरिकता भारतीय ही रहेगी, ठीक है। और आर्टिकल 1 में भी कहा गया दैट इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब सीधा सा ये बनता है कि किसी भी राज्य को जो है हमारे देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नाउ आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ कही गई है कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम जो है एक दूसरे के साथ सेंस ऑफ ब्रदरहुड को डेवलप करें। कैसे? अपने कल्चर को स्प्रेड करके, अपनी लैंग्वेजेस को स्प्रेड करके, और हर उस तरीके से जिस तरीके से हम अपने अंदर या एक दूसरे के साथ एक ब्रदरहुड, एक भाईचारे की भावना को डेवलप कर सकते हों, ठीक है। तो ये सब था हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमने कीवर्ड्स को जो डिस्कस किया है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट 2 में देखेंगे कि क्या प्रीम्बल की
इम्पॉर्टेंस क्या है, इसमें कैसे अमेंडमेंट किया जा सकता है, या क्या ये संविधान का पार्ट है या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।